सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 4 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर, यूएस कैप्चर्स मदुराओ आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सैटरडे रात को वेनेजुएला पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद वहाँ के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुराओ उनको कैप्चर करके यूएसए देश के बाहर ले गया। और ये एक्शन तब हुआ जब काफ़ी महीनों से दोनों के बीच, यूएसए और वेनेजुएला के बीच टेंशन्स बढ़ रहे थे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस फोर्सेस पहले से ही वेनेजुएला में पोजीशन थी, और अटैक के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने अनाउंस किया कि अमेरिका अब टेम्परेरी तौर पर वेनेजुएला की कैपिटल जो कराकस है उसको रन करेगा, और वेनेजुएला के जो भी बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं उसे यूज़ करके दूसरे कंट्रीज़ को बेचेगा। तो ट्रम्प ने बोला कि हम इस कंट्री को तब तक चलाएंगे जब तक एक सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशन वहाँ पर पॉसिबल ना हो जाए। तो अमेरिका का कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक इसलिए किया क्योंकि उनके मुताबिक मदुराओ और जो उनकी गवर्नमेंट है वो नार्को टेररिज्म यानी ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर से जो लिंक्ड एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व थे, और उनकी एक्टिविटीज़ से यूनाइटेड स्टेट्स को ड्रग, माइग्रेशन और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का नुकसान हो रहा था। और यूएस का कहना है कि जो मदुराओ है उनकी रेजीम जो है रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता था, और 2024 का जो इलेक्शन हुआ था वो भी अनफेयर डिक्लेयर किया गया था। इसीलिए उन्होंने मंथ्स तक यूएस ने प्रेशर और सैंक्शंस लगाया और फिर मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ पर चलाया है। तो वेनेजुएला की जो रूलिंग पार्टी लीडर है उन्होंने कहा कि जब ये ऑपरेशन हुआ तब जो मदुराओ है उनकी वाइफ है वो एक मिलिट्री बेस जिसका नाम FT टिजुआना है वहाँ पर अपने घर पर थे। तो ये एक तरह का प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी का किडनैपिंग था। जो अटैक है सिर्फ 30 मिनट्स का था, लेकिन कम से कम 7 ब्लास्ट हुए उसमें। फिर जो नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड है कि मोनरोय डॉक्ट्रिन रीलोडेड। तो क्या है मोनरोय डॉक्ट्रिन? तो यहाँ पर जो 1823 में यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन मोनरोय, उन्होंने अनाउंस किया था मोनरोय डॉक्ट्रिन। इसका ऑब्जेक्टिव का क्या था कि जो यूरोप के कंट्रीज हैं वो लैटिन अमेरिका में दोबारा से कॉलोनी ना बनाए या फिर वहाँ पर इंटरफेयर ना करें, और अगर यूरोप ने जो है इंटरवेंशन यहाँ पर किया तो यूएस इसे जो है सिक्योरिटी थ्रेट मानकर अपोज करेगा, और बदले में जो यूएस है वो भी यूरोप के जो इंटरनल मैटर्स हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस पॉलिसी का जो हिडन ऑब्जेक्टिव था कि लैटिन अमेरिका जो है उसको यूएस के इन्फ्लुएंस में के एरिया में रखना, और यूरोप को यहाँ पे रीजन से दूर रखना। तो इससे जो है धीरे धीरे यूएस का डोमिनेंस वेस्टर्न जो हेमिस्फेयर है, स्पेशली जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे स्ट्रांग हो गया। लेटर क्या हुआ, 19th और 20th सेंचुरी में यूएस ने इसी डॉक्ट्रिन के नाम पर यहाँ पर कई सारे कूप्स की और रजीम कंट्रोल किए, जैसे कि क्यूबा में और पनामा और निकारागुआ में। तो यहाँ पर और टर्म यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है डॉनरॉय डॉक्ट्रिन। डॉनरॉय डॉक्ट्रिन क्या है? इसका मतलब ये ऑफिशियल पॉलिसी का नाम नहीं, बल्कि मीडिया ने जो है ट्रम्प की जो लैटिन अमेरिका वाली एग्रेसिव पॉलिसी है उसको निक नेम दिया है कि डॉनरॉय इज इक्वल टू डोनाल्ड ट्रम्प प्लस मोनरॉय डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है जो ये अटैक किया वेनेजुएला पर और वहाँ के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रेजिम चेंज दिखता है कि जो 3 बड़े मेजर रीजंस हैं इसके। फर्स्ट, जो अमेरिका अपना डोमिनेंस रिवाइव करना चाहता है, जो मोनरॉय टू डॉनरॉय डॉक्ट्रिन है वो लागू हो गई है, और ट्रम्प लैटिन अमेरिका को जो है यूएस का स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहते हैं, जहाँ पे चाइना जैसी जो एक्सटर्नल पावर या इन्फ्लुएंस रोक दिया जाए ताकि। और सेकंड है कि चाइना और रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो काउंटर करना। तो चाइना ने बेसिकली यहाँ पे वेनेजुएला में ऑयल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ट्रेड टाइज भी बढ़ाए हैं वेनेजुएला के साथ, और वेनेजुएला, क्यूबा जैसे जो लेफ्ट विंग जो है ओपनली यूएस डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। तो ट्रम्प रीजन में राइट विंग अलाइज को सपोर्ट करते हैं। और थर्ड जो मेन रीजन है यहाँ पर ऑयल इंटरेस्ट। वेनेजुएला के पास जो है वर्ल्ड के 17% ऑयल रिजर्व्स हैं, तो यूएस चाहता है कि ऑयल सेक्टर प्राइवेटाइज हो वहाँ का और अमेरिकन कंपनीज को एक्सेस मिले, जो कि उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में बोला भी है कि अब अमेरिका तेल बेचेगा वेनेजुएला अदर कंट्रीज को, ताकि यहाँ पे क्या है चाइना को बाहर किया जा सके और यूएस को ऑयल सिक्योरिटी एडवांटेज भी यहाँ पर मिले। और वहाँ के जो ऑपोजिशन लीडर हैं उन्होंने बेसिकली प्रॉमिस किया है कि अगर रेजिम चेंज हो गया इसके बाद, तो वहाँ के जो ऑयल है, मिनरल्स हैं और पावर सेक्टर है वो अमेरिकन कंपनीज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ये है बेसिकली मोनरॉय टू डॉनरॉय डॉक्ट्रिन। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तमिलनाडु अनाउंसेस एश्योर्ड पेंशन स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ। तो यहाँ पे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, उन्होंने एक तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम अनाउंस की है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है, और इसके तहत जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटायरमेंट के बाद उनकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगी उसके बेसिक पे का 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। तो एम्प्लॉयज़ को अपनी बेसिक सैलरी का 10% पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा, बाकी जो अमाउंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी।
और पहले क्या है कि पहले एश्योर्ड पेंशन नहीं थी स्टेट एम्प्लॉयज के लिए, पहले मार्केट लिंक थी। और जो पेंशन होगी उसको डीए हाइक्स साल में 2 बार दिया जाएगा, कि महंगाई भत्ता। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे नृत्य कला निधि अवार्ड से रिलेटेड है। नृत्य कला निधि अवार्ड कन्फर्ड ऑन उर्मिला सत्यनारायण। तो यहाँ पे नृत्य कला निधि अवार्ड क्या है, ये बेसिकली एक भरतनाट्यम और जो दूसरे क्लासिकल डांस हैं आर्टिस्ट को दिया जाता है, जो कि डांस फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं। और ये अवार्ड द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। अवार्ड का जो मेन एम है कि लेजेंडरी डांसर्स को ऑनर करना, क्लासिकल डांस को प्रमोट और प्रिजर्व करना, और जो आर्टिस्ट एक्सीलेंस है उसको रिकॉग्नाइज करना। सॉरी, आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है मेरी, तो इसलिए हो सकता है आपको वॉइस में कुछ प्रॉब्लम लगेगी। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर, तेलंगाना असेंबली अबॉलिशेस 2 चाइल्ड सीलिंग फॉर लोकल पोल्स। तो यहाँ पे तेलंगाना की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसने एक नया बिल पास किया है, जो कि 1994 पुराने जो लॉ है उसको रिप्लेस करता है। तो पुराने लॉ के हिसाब से जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होते थे उनको लोकल इलेक्शंस वो नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। सोसाइटी में चेंज और जो फर्टिलिटी रेट के गिरने के चलते अब 2 चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप फर्टिलिटी डिक्लाइन को कंट्रोल करेगा और ज़्यादा लोगों को लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने का मौका मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, केरला रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट एवर ऑर्गन डोनेशन इन 2025, रैंक्स 3rd नेशनली। तो यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन में इंडिया में फर्स्ट नंबर पर तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पर तेलंगाना है, थर्ड नंबर पर कर्नाटका है। लेकिन कर्नाटका ने अब तक का जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैडेवर ऑर्गन्स जो है वो डोनेट किए हैं। कैडेवर ऑर्गन्स कौन से होते हैं? कैडेवर ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी पर्सन की डेथ के बाद डोनेट किए जाते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का पार्टिसिपेशन, टियर 2 सिटीज़ तक एक्सपेंशन हुआ और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, आर्मी साइंस डील टू प्रोक्योर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स बैक्ड बाय इजराइल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो है एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी जिसका नाम नाइव लिमिटेड है उसके साथ कोलैबोरेट किया कि वो इजराइल के साथ 293 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्मी को एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र या फिर सूर्य उसे बोल सकते हैं, वो मिल रहा है। और जो कि 150 से 300 किलोमीटर तक की स्ट्राइक कर सकता है और प्रिसीजन स्ट्राइक करता है। ट्रायल्स में एक्यूरेसी जो है 5 मीटर से कम की ही है। इसे बोलते हैं सर्कुलर एरर प्रोबेबल। तो सर्कुलर एरर प्रोबेबल का मतलब क्या है कि ये एक एक्यूरेसी मेजरमेंट होता है, मतलब जब मिसाइल या रॉकेट टारगेट के कितने करीब गिरता है। CP5 होने का मतलब है कि 100 स्ट्राइक्स में जो है टारगेट्स जो 100 स्ट्राइक्स में से आधी स्ट्राइक्स टारगेट से 5 मीटर के अंदर गिरती हैं, और यानी कि जितना छोटा ये एरर होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी मिसाइल की। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट लॉन्चेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर एल्डरली एट डोर स्टेप्स। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि जो एल्डरलीज हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी। और ये स्कीम जो है 7 निश्चय 3 प्रोग्राम के अंडर लॉन्च हुई है। और इस स्कीम में बुजुर्गों के घर पर ही जो नर्सिंग केयर है, पैथोलॉजी टेस्ट है, ब्लड प्रेशर चेकअप, ECG, फिजियोथेरेपी और जो भी मेडिकल असिस्टेंस है प्रोवाइड की जाएगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, करेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस कोर्ट डिलेज। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत जी हैं उन्होंने पटना हाई कोर्ट कैंपस में 7 नए बिल्डिंग्स का फाउंडेशन स्टोन जो है वहाँ पे रखा। और बिहार जुडिशियल एकेडमी के नए कैंपस का जो है भूमि पूजन भी अटेंड किया। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट्स की स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती है और टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करके जो डिलेज हैं वो कम किए जा सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ाई जा सकती है। और एल्डरली, डिसेबल्ड और जो रिमोट एरियाज़ के लोगों के लिए कोर्ट को एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी बनाता है। और यहाँ पर जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए EACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया गया है। जो ये क्या है, ये बेसिकली ये रिपोर्ट हर साल जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं या जजेस होते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है और जो उनकी एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, बिहेवियर, डिसिप्लिन एटसेट्रा इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल ब्रिंग इंडियन यूथ आउट ऑफ मैकॉले मेंटालिटी। तो यहाँ पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का बोलना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इंडिया के यूथ को जो है मैकॉले मेंटालिटी से बाहर निकालेगा। मैकॉले मेंटालिटी का मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि ब्रिटिश एरा वाली जो एजुकेशन वाली सोच है,
जहाँ एजुकेशन सिर्फ रॉट लर्निंग पर जो इंग्लिश माइंडसेट और क्लरिकल टाइप जॉब्स क्रिएट करने पर होती थी। तो उन्होंने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंज आने वाला है। फोकस होगा जिसमें होलिस्टिक लर्निंग, स्किल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर, और यूथ को सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बनना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, चैलेंजेस आर प्लेंटी ऑफ रूरल ट्राइबल माइग्रेंट ग्रुप्स इन फाइटिंग टीबी रिपोर्ट। तो यहाँ पे इंडिया में जो अभी ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस है उसका बर्डन सबसे बड़ा हिस्सा जो है इंडिया बियर करता है, और दुनिया के टोटल टीबी केसेस में 27% केसेस सिर्फ इंडिया में हैं। और टीबी एलिमिनेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि देश में जो है पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ इनइक्वालिटी और कोविड के बाद ट्रीटमेंट डिसरप्शन जैसे चैलेंजेस काफ़ी मौजूद हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक जो रूरल ट्राइबल माइग्रेंट कम्युनिटीज़ टीबी से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उनको फ्रीक्वेंट ट्रैवल, इनफॉर्मल जॉब्स और पुअर हेल्थ एक्सेस की वजह से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में डिले होता है उनका। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, जैसे कि जो माइग्रेंट सेटलमेंट्स हैं उनका मैपिंग हो, उन पे आउटरीच जो है प्रोग्राम्स जो है और अर्ली स्क्रीनिंग हो उनकी, इंटीग्रेटेड हेल्थ फ्रेमवर्क हो जिसमें कि टीबी, एचआईवी और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके साथ जो है एक साथ जो है सर्विसेज उनकी मिल पाएँ। और डिजिटल डेटा सिस्टम प्लस हो ताकि जो हम ट्रैक कर सकें ऐसे जो वर्कर्स हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो है वेलफेयर पॉलिसी हो जिसमें कि सैलरी, इंश्योरेंस और ट्रैवल सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए जाएँ। और रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि कई टीबी सर्वाइवर्स जिनमें लॉन्ग टर्म लंग डैमेज देखा गया, और इसीलिए पोस्ट टीबी केयर के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी है। इंडिया में 60% जो टीबी केसेस है पहले ही प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इसीलिए पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, विंटर गेटवे इन असम स्वेटलैंड। तो यहाँ पे बोलते हैं जैसे ही विंटर आता है असम का आसमान उसमें छोटे छोटे उड़ते डॉट्स दिखाई देने लगते हैं, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो हर साल साइबेरिया, तिब्बत, यूरोप जैसे ठंडे रीजन से गर्म मौसम मौसम की तलाश तलाश में जो है यहाँ पे आते हैं। तो ये बर्ड्स असम के वेटलैंड्स, रिवर साइड्स और रिजर्वायर्स में रुकते हैं, जिससे जो स्टेट की बायोडाइवर्सिटी वो बढ़ती है और इको टूरिज्म को बूस्ट मिलता है। तो इस साल भी कई सारे जो बर्ड्स हैं उनको जो देखा गया, जैसे कि यहाँ पे कई सारे बर्ड्स के नाम दिए हैं। और इवन दो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और हैबिटेट लॉस का रिस्क है यहाँ पर, असम अभी भी माइग्रेटरी बर्ड्स का जो है इम्पोर्टेंट विंटर हब बना हुआ है। तो और स्टेट में जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो भी लगातार स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द रेबीज वैक्सीन बैच। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यूएस और जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उसने इंडिया को वार्निंग जारी की है कि इंडिया में जो एंटी रेबीज वैक्सीन सर्कुलेट हो रही है जिसका नाम अभयरैब वैक्सीन है, वो जो है काउंटरफीट और या फेक या काउंटरफीट एंटी रेबीज वैक्सीन है। और 1 नवंबर 2023 के बाद दिए गए कुछ डोजेस जो है रेबीज से प्रोटेक्शन ये नहीं देते हैं। इसीलिए ट्रैवलर्स को बोला गया है कि अगर उन्होंने ये वैक्सीन लिया है तो इसे इनवैलिड मानकर नई वैक्सीनेशन वो स्टार्ट करें। और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने कहा कि फेक बैचेस अब मार्केट में नहीं है, और इंडिया में जो बनने वाले हर बैच नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी द्वारा टेस्ट और अप्रूव होता है। तो अगर किसी को शक हो कि उन्हें जो है फेक वैक्सीन लगा है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। रीवैक्सीनेशन जो है सेफ है क्योंकि रेबीज वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड होता है, रिपीटेड डोजेज उसमें अलाउड होती हैं। क्वालिटी डाउट, रॉन्ग डोज और कोल्ड चेन इशू हो या मिसिंग रिकॉर्ड हो तो पूरी सीरीज दोबारा जो है लगाई जाती है। और यहाँ पर वैलिड वैक्सीन हो का प्रूफ नहीं है तो फुल शेड्यूल जिसमें कि डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 और डे 28 पर वैक्सीन लगाई जाती है। सीवियर एक्सपोजर्स में रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो है दिया जाता है। अगर पहले प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड हो पहले से ही तो सिर्फ बूस्टर डोज दी जाती है। तो इंडिया में रेबीज सिचुएशन की बात करें तो इंडिया दुनिया का 36% रेबीज डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हर साल यहाँ पे 18,000 से 20,000 डेथ्स होती है। जो चिल्ड्रंस अंडर 15 हैं वो भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। डिजीज़ जो है ये 100% प्रिवेंटेबल है, टाइमली ट्रीटमेंट मिले तो। सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है डॉग्स का जो है मास वैक्सीनेशन करना, और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, रेबीज एलिमिनेशन प्लान 2030, वन हेल्थ अप्रोच, और जो डॉग्स का वैक्सीनेशन है, अवेयरनेस एंड सर्विलेंस तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। तो फेक रेबीज वैक्सीन का रिस्क था, इसीलिए डाउट हो तो रीवैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है क्योंकि रेबीज लाइफ थ्रेटनिंग है।
बट अर्ली ट्रीटमेंट से कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन एसिड अटैक्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि दिल्ली में 2009 के जो एसिड अटैक्स केसेस में कोर्ट ने 2025 में मेन एक्यूज जो थे उनको बरी दे दी। जो सर्वाइवर थी शाहीन मलिक, उनके लिए 16 साल उन्होंने लीगल फाइट की, उसका एक पेनफुल एंड हुआ। और इस केस ने दिखाया कि एसिड अटैक जो सर्वाइवर हैं उनको जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल होता है। और 2023 में कोर्ट में 703 एसिड अटैक के केसेस थे, जिसमें कि सिर्फ 16 में कन्विक्शंस हुई। तो एसिड अटैक्स क्यों होता है कि जब किसी जो है कोएर्सिव एसिड जो है सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेंका जाता है, जिससे स्किन बोन्स डैमेज हो जाते हैं और ब्लाइंडनेस, परमानेंट डिसफिगरमेंट या फिर इकोनॉमिक लॉस या ट्रॉमा भी होता है। और ज़्यादा विक्टिम्स जो है वुमेन और गर्ल्स होती हैं। और अटैकर्स मोस्टली जो है मेन रहते हैं यहाँ पर। मोटिव्स ये रहते हैं कि कोई रिजेक्शन हुआ है या रिवेंज है या डॉरी है या जेलसी है या डोमेस्टिक अब्यूज़ है। इन सब के कारण ज़्यादातर ये एसिड अटैक्स होते हैं। तो जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें 2023 में 207 केसेस जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल, यूपी और गुजरात सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड थे। रियल केस जो है इनसे इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि क्राइम जो है अंडर रिपोर्टेड रहते हैं ड्यू टू फियर एंड स्टिग्मा। और इंडिया के लॉज में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 124 इसके लिए 10 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जो फाइन लगाता है मेडिकल कॉस्ट के लिए, और 5 से 7 साल अगर अटेम्प्ट करते हैं एसिड अटैक का, तो 5 से 7 साल की जेल है। हॉस्पिटल्स को फ्री ट्रीटमेंट देना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड सेल रेगुलेशन कंपलसरी किया, पर इम्प्लीमेंटेशन इसका काफ़ी वीक है। और प्रॉब्लम्स क्या हैं कि स्लो ट्रायल्स हैं, वीक इन्वेस्टिगेशन है, जुडिशियल इनसेंसिटिविटी है, जो एविडेंस है एविडेंस को इग्नोर किया जाता है और सर्वाइवर्स पर प्रेशर डाला जाता है। और कई केसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में जो है वो पुश किया जाता है और कंपनसेशन भी काफ़ी लेट मिलता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या चेंजेस होने चाहिए? यहाँ पर बोलते हैं कि एसिड जो सेल है उस पर स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए, प्लस टफ एनफोर्समेंट हो, और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स हैं होने चाहिए, ट्रेंड जजेस और प्रोसिक्यूटर्स की ज़रूरत है, लीगल एड और जो काउंसलिंग है सर्वाइवर्स के लिए होनी चाहिए, जुडिशियल जो डिले है उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो ये सब कुछ सॉल्यूशंस हैं। और जो नेशनल फंड बनाया जा सकता है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन और लाइवलीहुड के लिए। तो ये सब कुछ सॉल्यूशंस इसके लिए पॉसिबल हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रीन पैराडॉक्स, प्लांटिंग ट्रीज विल कूल अ मेगा सिटी अनलेस इट्स अ ड्राई। तो सिटीज़ बोलते हैं कि दुनिया भर में ज़्यादा गर्म हो रही हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, और दूसरा क्योंकि अर्बन एरियाज़ में कंक्रीट और एसफाल्ट के कारण हीट वो ज़्यादा ट्रैप करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो ट्रीज़ और ग्रीनरीज लगाना सिटीज़ को कूल कर देता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि इसका इफेक्ट हर जगह सेम नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने 105 कंट्रीज़ के जो 761 मेगा सिटीज़ हैं उनमें टेम्परेचर कंपेयर किए। तो ट्रीज, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स और बिल्डअप एरिया के बीच टेम्परेचर कंपेयर किया गया। तो रिजल्ट में पता चला कि ट्रीज जो है 98% केसेस में कूलिंग उन्होंने दी, जबकि ग्रासलैंड 78% कूलिंग दी। और लेकिन जो ड्राई और लो रेनफॉल सिटीज़ हैं उसमें ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड कभी कभी कंक्रीट से भी ज़्यादा गर्म निकले वहाँ पर। और कुछ एरिड रीजन्स में ट्रीज ने भी जो है वार्मिंग दिखाई है। तो रीजन्स ये है कि प्लांट्स नॉर्मली इवेपो ट्रांसपिरेशन से कूलिंग करते हैं। इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब जब प्लांट्स अपनी लीव्स से जो वाटर है, मॉइस्चर है, उसको हवा में रिलीज करते हैं। जब इनका वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है, वो कम होता है तो ये कूलिंग वीक हो जाती है और वेजिटेशन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने लगती हैं। और हीट वेव्स में जो है के दौरान जो है काफ़ी जो ट्रीज हैं सिटीज़ के वो टेम्परेचर कम करते हैं, लेकिन जो ग्रास लैंड और क्रॉप लैंड कई जगह हीट और भी बढ़ा देते हैं। तो ग्रीनिंग तभी इफेक्टिव है जब उसे साइंटिफिकली प्लान करके लोकल क्लाइमेट और वेजिटेशन टाइप के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्थ लाइफ इज मेड ऑफ स्पेस स्टफ, स्टडीज ऑफ एस्ट्रॉयड बेन्यू हिंट। तो यहाँ पे बोलना है कि 2020 में जो नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन है उसने एक छोटे से एस्ट्रॉयड बेनू के सैंपल्स कलेक्ट किए। और साइंटिस्ट अब इन सैंपल्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि समझ सकें सोलर सिस्टम कैसे बना और लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। तो रिसर्च में पता लगा कि बेनू में शुगर्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियो बेसिस जैसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि आरएनए और लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि शुरुआती दुनिया में लाइफ शायद आरएनए से शुरू हुई थी।
और साइंटिस्ट ने जो बेनू का सुपरनोवा डस्ट है वो भी मिला उससे, यानी ऐसा मटेरियल जो सन के बनने से पहले के स्टार से आया होगा। तो कुछ केमिकल्स वहाँ पे आइस के साथ वो उन्होंने रिएक्ट करके पॉलीमर्स जो है बनाया होगा, तो जो बाद में हार्ड हो गए, मतलब एस्टेरॉइड्स पर कभी जो है वाटर और केमिकल की एक्टिविटी भी हुई होगी। तो यहाँ पर बोलना है कि जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब अर्थ बिल्कुल यंग था, तब स्पेस से जो गिरने वाले एस्टेरॉइड्स हैं या मेटेरॉइड्स हैं, अपने साथ जो शुगर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं या न्यूक्लियो बेसेस हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेकर आए होंगे। और जब ये रॉक्स जो है अर्थ पर गिरते थे, तो ये मॉलिक्यूल्स रेन्स, ओशियंस और हीट के साथ रिएक्ट करके धीरे-धीरे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ स्पेस से सीधी बनकर आई है, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने में रॉ मटेरियल की तरह हेल्प कर सकते थे, और ये सिर्फ एक अजम्पशन है। अलग तरीके से अभी समझा ही जा रहा है कि सोलर सिस्टम कैसे बना, लाइफ की स्टार्टिंग लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, साइंस ऑफ ग्लोबल मेमोरी चिप शॉर्टेज एमर्ज एट पीसी शॉप। तो यहाँ पे बोलते हैं कि नेहरू प्लेस जो दिल्ली में रैम और एसएसडी मेमोरी की प्राइसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, और कई शॉप्स में स्टॉक्स मिलना मुश्किल हो गया है। और रीज़न ये है कि जो सैमसंग है और जो हाइनिक्स है और माइक्रोन जैसे चिप मेकर्स, ये ज़्यादा प्रोडक्शन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स के लिए इनका ज़्यादा प्रोडक्शन जा रहा है, जिससे कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए सप्लाई कम पड़ रही है, इसीलिए प्राइसेस जो है इनके हाई जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्राइस शॉक आने वाले महीनों में और भी जो है बढ़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया सिल्क वैल्यू चेन टू क्रॉस 1,10,000 करोड़। तो यहाँ पे सेंट्रल जो सिल्क बोर्ड है उसका टारगेट है कि इंडिया की सिल्क वैल्यू चेन को 2030 तक डबल किया जाए, जो अभी बेसिकली 55,000 करोड़ रुपए है। और इंडिया हर साल 41,121 मेट्रिक टन रॉ सिल्क प्रोड्यूस करता है, जिसमें 70% मलबरी सिल्क होता है, और 2030 तक प्रोडक्शन ये 54,000 मेट्रिक टन तक बढ़ाने का टारगेट है। और बोर्ड जो है लैंड एरिया, प्रोडक्टिविटी, मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा। लगभग सभी स्टेट सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नए डिस्ट्रिक्ट भी इंडस्ट्री में जो है इसमें जुड़ रहे हैं। तो इंडिया का सिल्क एक्सपोर्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में था वो 2300 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2500 करोड़ क्रॉस करने की उम्मीद है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलना है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने इंडिया के शेयर मार्केट में से काफ़ी पैसे जो है निकाल लिए हैं, और इसलिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है, वो सेल कर रहे हैं। सिर्फ 2026 के पहले 2 दिनों में उन्होंने 5,349 करोड़ की जो है सेलिंग की, विड्रॉ किए। पिछले कुछ हफ्ते से जो है एफआईआईज लगातार वो बेच रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस मार्केट को बचाने के लिए वो खरीद रहे हैं। तो क्यों ये एफआईआईज इंडिया से जा रहे हैं? बेसिकली यूएस और ग्लोबल मार्केट में बेटर रिटर्न्स और हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, और डॉलर स्ट्रांग है इस टाइम पे, रुपी वीक है, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया में वैल्यूएशंस भी अभी इस टाइम पे बहुत हाई हैं। और जो एक और रीज़न है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रैली चल रही है, तो उससे ज़्यादातर जो कैपिटल है वो कोरिया है, चाइना है, ताइवान है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ से ये विड्रॉ कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, सेम न्यूज़ है, हम 2 बार देख चुके हैं इसको। ट्रम्प सेज यूएस टू रन वेनेजुएला ऑयल फर्म्स टू हेड इनटू द कंट्री। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रूप्स डिप्लॉयड टू बॉर्डर विद वेनेजुएला कोलंबिया। तो कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने यूएस स्ट्राइक जो की वेनेजुएला पर, उसके बाद बॉर्डर पर मिलिट्री फोर्सेस जो है डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया है, और उन्होंने इस जो एक्शन लिया यूएस ने उसको लैटिन अमेरिका की सॉवरेनिटी पर हमला बताया, और ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसकी वार्निंग दी है, और डिमांड किया है एक यूनाइटेड नेशन की मीटिंग का। यूक्रेन एलाइज इन कीव फॉर टॉक्स ऑन प्लान टू एंड वॉर। तो यूक्रेन के जो टॉप एलाइज हैं उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स वो यूक्रेन के कीव में मिले, जहां यूएस ब्रोकर्ड पीस प्लान पर बात हुई, जिसे जो है कीव ने यूक्रेन ने 90% रेडी बताया है। और जो 15 कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स, नाटो और यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने पीस फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी गारंटीज़ और फ्यूचर स्टेप्स पर डिस्कशन किए, जबकि रशिया और जो यूक्रेन का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सऊदी बैक्ड फोर्सेस मेक एडवांसेस इन यमन्स हैदरामौंट। तो यहाँ पर यमन में क्या चल रहा है उसका कल मैंने वीडियो में अपने बताया था लास्ट में, तो वो एक बार देख लीजिएगा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि सऊदी बैक्ड जो ट्रूप्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने हैदरामौंट प्रोविंस में मोकाला सिटी यमन के अंदर, वहाँ पर मिलिट्री और सिविलियन फैसिलिटीज़ वो सिक्योर कर ली हैं सऊदी ने। और ये क्लैशेस बेसिकली जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं और जो यूएई सपोर्टेड
सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है उसके बीच राइवलरी को और भी ज़्यादा डीप करता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके प्लीज़, और लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।